औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 12 डेज़ टूर लेके निकला हुआ हूँ जो कि अस्तौर मिनीमार्ग और रामा वगैरह वाली साइड का है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बाबूसर टॉप में हालिया जो लैंडस्लाइड हुई है, इस लैंडस्लाइड के बाद रोड्स वगैरह की क्या कंडीशन है और आप किन किन सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपको ख्याल रखना होगा। और अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो आपने यहाँ पे अपवर्ड में कैसे ड्राइव करनी है, डाउनवर्ड में कैसे ड्राइव करनी है। और फिर इसी हवाले से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं बाबूसर टॉप। और इससे आगे की जो लैंडस्लाइड है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस दफ़ा की लैंडस्लाइड को देख के तो ऐसा फील होता है कि जैसे पहाड़ बिल्कुल थके हुए थे और उन्हें एक मौका मिला और वो गिर गए नीचे। काफ़ी बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुई है, काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है कि जिसमें लैंडस्लाइड है। लिहाजा अगर आप आजकल इस तरफ का प्लान करते हैं, हुंजा स्कर्दू मिनीमार्ग अस्तौर वगैरह का प्लान करते हैं, तो आपने इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है आगे जाके आपके सफ़र में। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिहाजा अभी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, और नंबर आउट ऑफ कवरेज होने की सूरत में आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हुंजा स्कर्दू अस्तौर मिनीमार्ग या कहीं पे भी आप जब ट्रैवल करते हैं तो सबसे बेस्ट बाज़ार जो है या फिर जो सबसे बेस्ट जगह मेरे ख्याल से जो रहने वाली है वो ये नारान है। नारान का बाज़ार काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे ये है कि ये टूरिस्ट के लिए मैं कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा बाज़ार है, जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम शॉप्स जो हैं वो टूरिस्ट के हवाले से ही बनी हुई हैं। इन्हीं में आपको हैंडीक्राफ्ट, ड्राई फ्रूट और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और नाइट लाइफ आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको रात को स्टे करना होगा और यहीं पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस जगह पे स्टे करें, आपको मज़ा आएगा नारान में। और बेशक आते हुए करें या जाते हुए करें, लेकिन एक स्टे इस जगह पे लाजमी करें। तो हम भी अभी नारान से निकले हैं और अभी आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे के मामलात। आज के सफ़र का आगाज़ होता है नारान से और इंशाल्लाह इसका इख्तिताम होगा जगलोट में। और अगर आप हुंजा और स्कर्दू के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ व्लॉग इससे पहले अपलोड किए हुए हैं, वो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें करंट सिचुएशन बताई गई है रोड के हवाले से। नारान से हम निकले हैं और नारान से बाबूसर टॉप तक का टोटल डिस्टेंस जो है 72 किलोमीटर है। और जैसे ही आप नारान से निकलते हैं तो आप देख सकते हैं दरियाए कुनहार के साथ साथ आप ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे आपको इस तरह की राफ्टिंग वगैरह मिल जाती है। आप यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, जबकि यहीं पे जिपलाइन वगैरह भी लगाई गई है। आगे चल के ये आपको सामने नज़र भी आ रही होगी, आप यहाँ पे जिपलाइन वगैरह भी नारान में कर सकते हैं, नारान बाज़ार से निकलते साथ ही थोड़ा आगे। फिर रिवर राफ्टिंग को क्रॉस करते ही साथ ही आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा गांव नज़र आएगा। इस गांव के बीच में से आपको एक कच्चा सा रोड चढ़ता हुआ ऊपर नज़र आएगा, जो कि लेफ्ट साइड पे है, दरिया के लेफ्ट साइड पे। दरिया को क्रॉस करके इस साइड पे जाना होता है। ये रोड बेसिकली जाता है सपट वैली। सपट वैली मोइन लेक भी है वहाँ पे, ये कोहिस्तान का बेसिकली एरिया आता है। बहुत खूबसूरत जगह है। आप सपट वैली का अगर टूर करना चाहें तो वो भी आप नारान या हुंजा स्कर्दू के टूर के साथ आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ है। फिर नारान से थोड़ा आगे निकलते हैं, आपको एक वाटरफॉल सोनी वाटरफॉल मिलती है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। फिर साथ ही आगे जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बटाकुंडी पहुँच जाते हैं। बटाकुंडी में आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। बटाकुंडी रहने के लिए बहुत सीनिक किस्म की जगह है। बटाकुंडी में आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज के होटल्स वगैरह भी मिल जाती हैं, दुकानें वगैरह भी मिल जाती हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू नारान, बटाकुंडी में नाइट लाइफ नहीं है। मगरिब के बाद यहाँ पे थोड़ी सी खामोशी और पुरसकून माहौल हो जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट्स वगैरह विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है नारान। और अगर आप इसी टूर में लालाजार विजिट करना चाहते हैं तो लालाजार भी आप विजिट कर सकते हैं। लालाजार के लिए आपको 4x4 जीप लेनी होगी बटाकुंडी से ही। लालाजार का काफ़ी टफ जीप ट्रैक है, तकरीबन आधे से पौने घंटे की जीप राइड है।
इसके हवाले से भी व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके लिए जीप आपको यहीं से बटाकुंडी से लेनी होगी। बटाकुंडी से आप ट्रैवल करके जब थोड़ा ही आप आगे बढ़ेंगे तो व्यूज और भी दिलकश होते जाएंगे। पहाड़ों पे ग्रीनरी थोड़ी सी कम होती जाएगी और उसके बाद थोड़ी थोड़ी ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप ट्रैवल आगे करते जाएंगे तो ड्राइनेस बढ़ती जाएगी और ग्रीनरी कम होती जाएगी, और लेकिन व्यूज काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। बटाकुंडी से अगला बड़ा बाजार जो आता है इसको कहते हैं बड़वई। ये भी बेसिकली पहले तो ये एक छोटा सा बाजार होता था, यहाँ पे चंद एक दो तीन होटल्स वगैरह बने होते थे, लेकिन इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह यहाँ पे बन चुके हैं, जबकि यहाँ पे दुकानें वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। यहाँ पे आप रुकना चाहें तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। ओवरनाइट स्टे के लिए भी अच्छी जगह है। नारायण से बबूसर टॉप तक का जो रोड है, इस सफ़र को या इस रोड को मोस्ट सीनिक रोड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि इस रोड की सीनरी ऐसी है कि मेरे ख्याल से ऐसी सीनिक, इस तरह के सीनिक किस्म के व्यूज़ आपको पाकिस्तान में किसी भी रोड पे ट्रैवल करते हुए नहीं मिलते, और यहाँ के व्यूज़ टोटली डिफरेंट हैं। बाकी अगर आप किसी ऑफ रोड ट्रैक पे भी ट्रैवल करते हैं तो मेरे ख्याल से जितना मैं अभी तक घूम चुका हूँ, मैंने इस तरह के व्यूज़ किसी जगह पे भी नहीं देखे। लिहाजा ये सफ़र इतना दिलकश है कि इस सफ़र में आपको थकावट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये नारायण से लेके ख़ास करके बबूसर टॉप तक की ट्रैवलिंग में। व्यूअर्स, जब आप बड़वई को क्रॉस करेंगे तो साथ ही आप आगे पहुंच जाएंगे जलखड़ में। ये जलखड़ में भी आपको हल्के फुल्के होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। बहरहाल रास्ते में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। वॉशरूम्स वगैरह आपको यहाँ आगे बिसल वगैरह तक अच्छे मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहीं पे जलखड़ में भी अभी आप रोड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये जो मलबा है मट्टी का, ये राइट और लेफ्ट पे फेंका गया है। बेसिकली ये हुआ ये है कि जो बबूसर टॉप पे लैंडस्लाइड हुई है, ये मेन बबूसर टॉप पे लैंडस्लाइड नहीं हुई है। बबूसर टॉप से थोड़ा पहले लैंडस्लाइड हुई है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन सी जगह पे लैंडस्लाइड हुई है। बहरहाल इस लैंडस्लाइड को जितना भी मट्टी वगैरह नीचे आई है उसको साफ कर दिया गया है। जलखड़ को आप क्रॉस करेंगे, साथ ही आगे आप बिसल पहुंचेंगे और बिसल में आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, मून रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट में आप रुक सकते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं और वॉशरूम वगैरह भी आपको साफ सुथरे मिल जाते हैं। लिहाजा अगर आपने वॉशरूम वगैरह भी अगर यूज़ करना है तो आप यहीं से कर लें, क्योंकि इससे आगे आपको बबूसर टॉप में वॉशरूम वगैरह इतने साफ़ सुथरे नहीं मिलते। ये अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे लुलुसर लेक में। बहुत ही खूबसूरत लेक है ये लुलुसर लेक भी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लेक है। आगे से बेसिकली ये कंजेस्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से इसका पानी रुका होता है और उसकी वजह से इसका ये अक्स भी इस लेक के चेंज होता रहता है। सुबह कुछ और व्यूज़ होता है, दिन में कुछ और व्यूज़ होते हैं, रात में कुछ और व्यूज़ होते हैं, शाम में। बहरहाल यह है कि इस वो लेक पे बोटिंग, फिशिंग, हंटिंग और स्विमिंग अलाउ नहीं है। इस लेक पे कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते। किसी लोकल से एक दफ़ा मैंने यहाँ पे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे सुपरफिशियल फोर्सेस हैं, मतलब इस तरह की कोई फोर्सेस हैं कि मतलब कुछ जिन्नात या कुछ साया या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पहले एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन कोई हादसात ऐसे हुए जिसके बाद यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं। बहरहाल यह है कि इस लेक के पास आपको एक आध रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ खाना पीना वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये है कि लेक बिल्कुल रोड के साथ है, आपको कोई 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहीं पे आपकी अपनी गाड़ी आके खड़ी होती है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, दमे के पेशेंट हैं, तो आपने नीचे नहीं जाना। ऊपर से होके आप वीडियो बनाएं, तस्वीरें बनाएं, पूरी लेक ऊपर से होके भी नज़र आती है। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, दमे के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो ये है कि आपका सांस काफ़ी ज़्यादा फूलेगा और जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप ऊपर से भी देख सकते हैं और अगर आपको चलने में कोई इशू नहीं है तो आप नीचे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर आगे के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। व्यूअर्स, अभी हम निकले हैं यहाँ से लुलुसर लेक से, तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो और लैंडस्लाइड हो रही हो। मतलब यहाँ पे ड्राइनेस पे भी मैंने कभी बारिश ना भी हो तो मैंने लैंडस्लाइड देखी, और कभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है तो मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो लैंडस्लाइड नहीं हुई। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बारिशें होंगी तो लैंडस्लाइड होगी, बगैर बारिशों के भी हो सकती है। और अगर ना होने को आए तो क्या पता पूरा पूरा साल यहाँ पे लैंडस्लाइड ना हो। लिहाजा ये एरिया जो है, ये मेरे ख्याल से यहाँ की जो लैंडस्लाइड है ये अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ की लैंडस्लाइड को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी किस्म की हम प्रिडिक्शन
यहाँ की लैंडस्लाइड के हवाले से नहीं दे सकते कि क्या होगी, आज के 15 दिन बाद होगी, महीने बाद होगी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहरहाल ये है कि लुलुसर लेक से अब जब आप आगे निकलेंगे तो उसके बाद आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे गेटी दास में। गेटी दास भी बड़ी खूबसूरत जगह है और गेटी दास से आप आगे ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये बबूसर टॉप की चढ़ाई है। जैसे ही आप नारायण से आगे ट्रैवल करेंगे तो आप हाइट वाली साइड पे ट्रैवल आप स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा जैसे जैसे आप हाइट की तरफ पहुंचते जाएंगे, क्योंकि जब आप बबूसर टॉप पहुंचेंगे 13,700 फीट पे होंगे। गाड़ी को आपने लो गियर में चलाना है और आरपीएम ज़्यादा नहीं करना, गाड़ी को ओवर रेस नहीं करना, गाड़ी हीट अप हो जाएगी और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे लो रहता है। अभी हम पहुंच चुके हैं बबूसर टॉप पे। 13,700 फीट यहाँ की हाइट है। सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो होता है और आज भी यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। बादल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं। बहरहाल ये है कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं यहाँ पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलें। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है हाइट पे होने की वजह से। 13,700 फीट है। अगर आप यहाँ पे तेज़ चलेंगे ऑक्सीजन कम होती है तो तेज़ चलने की वजह से यहाँ पे आप गिर भी सकते हैं। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या फिर दमे के पेशेंट हैं तो आप यहाँ पे गाड़ी से ना उतरें और अगर उतरते भी हैं तो बहुत आहिस्ता चलना है। बहरहाल बाकी है कि आपको यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह मिल जाते हैं, हल्के फुल्के रेस्टोरेंट्स वगैरह ढाबा नुमा मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको खाने पीने की प्रॉपर चीज़ें मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटीज़ ये है कि आप जिप लाइन वगैरह कर सकते हैं, स्काई साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अभी बन चुकी हैं, अभी हो रही हैं। आप यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं इंशाल्लाह आगे, फिर आगे के हवाले से इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी साथ रहना है आपने। बहरहाल चढ़ाई में गाड़ी चलाने का मैंने आपको तरीका बताया कि जब आप चढ़ाई में गाड़ी चढ़ा रहे होंगे तो उस टाइम आपको ऐसे फील होगा कि आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी होगी और आपकी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होगी। होता यह है कि गाड़ी को जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है उस इंजन में आग जल रही होती है और इस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप बबूसर टॉप वाली साइड पे आते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आप पहुंच जाते हैं, गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। उस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब आप ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इंजन में आग जलने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी वीक हो जाती है। लिहाजा आपने अपनी गाड़ी को स्लो रखना है, ओवर रेस नहीं करना। अगर आप ओवर रेस करेंगे तो गाड़ी आपकी हीट अप हो जाएगी। लिहाजा अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे कमज़ोर होती है आप गाड़ी को स्लो चढ़ाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब आप बबूसर टॉप से वापस आगे ट्रैवल स्टार्ट करेंगे अपने आगे चिलास वगैरह वाली साइड पे तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रोड है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड ये है, क्योंकि इसमें आप टोटल उतराई में ड्राइव करते हुए जाएंगे और ये उतराई इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन 40 किलोमीटर्स तक आपको टोटल डाउनवर्ड में ही ट्रैवल करना होता है। और इस उतराई में अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल किया और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपने इस उतराई में अपनी गाड़ी को ऐसे चलाना है कि लो गियर में चलाना है और गाड़ी की आपने ब्रेक्स को गर्म नहीं होने देना और टायरों को ठंडा रहने देना है। आप जितना अपनी गाड़ी को लो गियर में चलाएंगे तो इतना ही आपके टायर ठंडे रहेंगे। जितनी आप ज़्यादा ब्रेक यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और मैंने यहाँ पे बेहिसाब एक्सीडेंट देखे हैं। यहाँ पे जो भी लोग नए आते हैं सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से या फिर यहाँ पे ड्राइव करने का तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसात का शिकार होते हैं। तो पूरी फैमिलीज यहाँ पे कितनी कीमती जानें चली जाती हैं जस्ट बेहतियाती की वजह से या फिर यहाँ पे ड्राइव करने का पता ना होने की वजह से। पहाड़ी इलाके जो ड्राइव है ये सीधे इलाके से या मैदानी इलाके से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे चढ़ाई चढ़ते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना होता है और इसी तरह जब आप उतराई पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप गाड़ी को बिल्कुल एकदम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना होता है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी होती है जो कि आपके टायर्स को चेक कर रही होती है। अगर आपके टायर्स को गर्म हो तो आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है वहाँ पे। ट्रैवल आप आगे करते हैं तो उसके बाद आपको ये मिलता है मून रेस्टोरेंट। आप यहाँ पे रुके हैं और यहीं पे आप या कि नमाज वगैरह भी पढ़ लें, जोर का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसे है कि यहीं पे आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह भी इनके अच्छे बने हुए हैं। दूसरा खाना वगैरह अगर आप यहाँ पे खाना चाहें तो वो आपको ताज़ा मिल जाता है, चाय वगैरह भी अच्छी है। तो बहरहाल मिड पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे आप रुकेंगे तो उसके बाद ये है कि आपके जो टायर वगैरह गर्म है वो भी ठंडे हो जाते हैं और आप खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि बबूसर टॉप से जब आप निकलते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का सर में पेन होता है। लेकिन ये है कि जब आप यहाँ पे रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद वापस फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि इससे आगे जब आप चिलास वगैरह वाली साइड पर जाते हैं तो उस साइड पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। फिर वहाँ पर आप किसी भी जगह रुक नहीं पाएंगे। लिहाजा यहीं पर मिड वे पर रुकें और यहीं पर आप खाना पीना भी कर लें और नमाज़ वगैरह भी पढ़ लें। और इसी जगह पे अगर आप रात पड़ गई या कोई भी ऐसा वैसा मसला है, कोई गाड़ी का इशू है, कोई आप स्टे करना चाहें तो इनके पास अभी रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं। मून रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ यहीं पे आप इनके अच्छे रूम्स हैं। उसके हवाले से मैंने व्लॉग पहले अपलोड किया हुआ है तो आप यहाँ पे रात को स्टे भी कर सकते हैं। थैंक यू।
दूसरा आप ये भी कोशिश करें कि अगर आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही तो आप कोशिश करें, 40 किलोमीटर का एरिया है तो कम से कम आप 2 से 3 स्टेज बीच में ले लें आप 15-15 20-20 मिनट के, जिससे आप यहाँ पे थोड़ा सा खुद भी फ्रेश हो जाएंगे और साथ में आपकी गाड़ी के टायर भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही वन गो में अगर ये 40 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, टायर गर्म हो जाते हैं और ब्रेक फेल हो जाती है। लिहाजा इस जगह पे आपने ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। ये देख लें, मून रेस्टोरेंट से थोड़ा ही हम आगे निकले हैं तो उसके बाद लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया शुरू हो गया। ये वो एरिया है जिसमें हालिया जो लैंड स्लाइड्स हुई हैं वो इसी एरिया में हुई हैं, मून रेस्टोरेंट से आगे निकल के। तो आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट पे जो मिट्टी पड़ी हुई है या फिर ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये कितना ज़्यादा है। ये इसी रोड में भी था। फिर इन्होंने क्या किया है कि जो मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं उन्होंने इसको उठा के कोई राइट साइड पे फेंकी मिट्टी, कोई लेफ्ट साइड पे फेंकी और बीच में से गाड़ी गुजरने का इन्होंने रास्ता बनाया है। कंप्लीटली तौर पे इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, मशीनें काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि ये मलबा इतना ज़्यादा है कि मुझे भी तकरीबन 6 साल हो गए इस रोड पे ट्रैवल करते हुए, यहाँ पे टूर लेके आते हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे या इतने बड़े एरिया में, वसी एरिया में मैंने कभी लैंडस्लाइड इतनी ज़्यादा नहीं देखी। हमेशा से हम हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग देखते हैं, लेकिन ये होता है कि कहीं 1 किलोमीटर हो गई, 2 किलोमीटर हो गई या कोई छोटा सा पैच हो गया जहाँ पे हो गई। इस दफ़ा तो इस जगह से गुजरते हुए यहाँ की जगह को देख के ऐसे लगता है कि ये पहाड़ बिल्कुल थक चुके थे और ये एक किस्म के बस इन्हें मतलब खड़े खड़े थक गए थे और ये नीचे गिर गए, इस तरह फील होता है यहाँ से गुजरते हुए। वैसे इससे पहले ऐसा होता था कि हर साल ही तकरीबन लैंडस्लाइड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे मशीनरी जो होती थी या फिर यहाँ के जो हुकूमती इदारे होते थे वो काफ़ी स्लो काम कर रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा देखने में आया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह ये एज सुन एज पॉसिबल ये इसको क्लियर कर देंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी को बहुत ज़्यादा कहीं कंजक्शन मिली है, रास्ता मोस्टली क्लियर है। उसकी मेन रीज़न ये है कि थोड़ा सा रश वगैरह भी कम हो गया है क्योंकि लोग इस टाइम पे डरे हुए हैं और ज़्यादा लोग यहाँ का टूर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे रश भी थोड़ा कम है और हम बिल्कुल स्मूथली जा रहे हैं। हमारी गाड़ी को इतनी ज़्यादा कहीं पे ब्रेक नहीं लग रही। काफ़ी ज़्यादा आबादी जो थी इस रोड पे उसको भी काफ़ी ज़्यादा लोकल आबादी थी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घर वगैरह, ये दुकानें वगैरह इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई हैं। इस तरह की लैंडस्लाइड वाली जगह से गुजरते हुए आपने अपनी गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना, गाड़ी आपने थोड़ी स्लो ही रखनी है क्योंकि क्रॉसिंग नहीं होती तो सामने से अगर गाड़ी आ जाती है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि राइट और लेफ्ट पे आपके पत्थर होते हैं। फिर दूसरा एक चीज़ और देखें कि अगर आपके सामने से गाड़ी आ रही है और वो चढ़ाई चढ़ रही है तो पहला राइट उस गाड़ी वाले का है क्योंकि वो चढ़ाई में आ रही है, लिहाजा आपने उस गाड़ी को रास्ता देना है। पहला राइट उसी गाड़ी का बनता होता है कि जो गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही होती है। और फिर अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे एक दूसरे को कहेंगे आप पीछे करो आप पीछे करो, तो यही कुछ करते करते ये इलाके थोड़े से कच्चे हुए होते हैं। अगर आप उस जगह पे ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो ऊपर से कोई पत्थर आके कोई नुकसान हो भी सकता है। लिहाजा अगर तो दूसरी साइड से आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही है और आपके पास स्पेस है तो आप पहले से गाड़ी किसी सेफ जगह पे पार कर लें ताकि वो गाड़ी गुजर जाए तो उसके बाद आप आसानी से गुजर सके। अभी जिस जगह से गाड़ी गुजर रही है इस एरिया को आप देख सकते हैं, ये एरिया ऐसा था कि इस जगह पे हम मोस्टली रुका करते थे। बड़ी खूबसूरत जगह थी। इस जगह पे कुछ अखरोट वगैरह के दरख्त थे और यहाँ पे थोड़ा नीचे आके गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ से साथ ही एक पानी बह रहा होता था तो बड़े खूबसूरत व्यूज़ होते थे। यहाँ पे हम हमेशा रुकते होते थे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये रोड भी नीचे गिर गई है और इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अभी इस एरिया में रोड टोटली ख़राब हो चुकी है, लेकिन कोई भी कार वगैरह अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक है तो आप यहाँ से गुजार सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे पत्थर थोड़े बड़े हैं, लिहाजा आपको ख्याल रखना होगा। इसके बाद 40 किलोमीटर्स के बाद आप 0 पॉइंट पहुँच जाएंगे। 0 पॉइंट वहीं से चिल्लास बाजार वाली साइड पे भी रास्ता जाता है और इसके बाद आप जो ट्रैवल करेंगे वो KKH पे ट्रैवल करेंगे, कराकरम हाईवे पे। कराकरम हाईवे पे ट्रैवल करते हुए आपके लेफ्ट साइड पे दरियाए सिंध आ जाएगा। दरियाए सिंध के साथ आप ट्रैवल करते रहेंगे और ये इसी तरह का रोड जिस तरह का 0 पॉइंट से शुरू होगा यहाँ से लेके आगे रायकोट तक 64 किलोमीटर्स का एरिया ऐसा है कि जिसमें आपको बिल्कुल एक ही तरह का रोड मिलेगा। रोड ये भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस रोड में ये थोड़ा सीधा सीधा रोड है, लिहाजा यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गाड़ी को स्पीड ना लगाएं। उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर कोई मोड़ वगैरह आगे से आ जाता है या कोई गड़ा वगैरह बना हुआ है तो आपको इस रोड पे ड्राइव करने का आइडिया नहीं होता और अगर यहाँ पे आपसे हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो नीचे बहुत ख़तरनाक किस्म का इंडस रिवर दरियाए सिंध है।
तो यहाँ पे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा सीधी रोड देख के यहाँ पे ज़्यादा ओवर स्पीड ना करें गाड़ी को, इतनी गाड़ी को अपनी स्पीड पे चलाएं कि जितना आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह ना करे आपको इमरजेंसी में कहीं गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। तो पेट्रोल वगैरह के हवाले से भी हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि फ्यूल वगैरह आपने कहाँ से फिल करना है। देखें, जब आप नारान से निकल रहे हैं या इस्लामाबाद से निकल रहे हैं तो आप पहला फ्यूल जाके इस्लामाबाद से फुल करें, दूसरा फ्यूल आप फिल कर लें बालाकोट से। और अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक बड़ा है और आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी है तो आपकी उसी फ्यूल में वो गाड़ी जगलोट पहुंच जाएगी, फिर आप जगलोट पहुंच के फ्यूल रिफिल करवा सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह कर लें कि आप बालाकोट से फ्यूल रिफिल करें और उसके बाद आप जैसे ही बाबूसर टॉप से 40 किलोमीटर नीचे उतरेंगे तो आगे गिनी में पेट्रोल स्टेशन आता है PSO का, उनका फ्यूल भी अच्छा है, आप यहीं गिनी से ही आप फ्यूल भी फिल कर सकते हैं। फिर अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी लेना चाहते हैं तो यहीं जब चिलास पहुंचेंगे तो साथ ही आगे गिनी आता है, यहीं से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नारान या फिर हुंजा। यहाँ गिनी में आपको ड्राई फ्रूट वगैरह भी थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। फिर जब आप ये ट्रैवल करेंगे तकरीबन 58 किलोमीटर चिलास से आगे तो उसके बाद रोड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इस एरिया में भी थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन यहाँ पे रोड को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादातर रोड ठीक है, बस थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि जो कच्चा है। लिहाजा अब इस तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जो कच्चा है। फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे आगे तत्ता पानी का बोर्ड नजर आएगा, वहां पे आप देखेंगे कि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। रोड के साइड से जो पानी गुजर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसको तत्ता पानी कहते हैं, उबलता हुआ पानी होता है। फिर आगे आपको रायकोट का बोर्ड मिलता है जो कि 65 किलोमीटर के बाद आता है, यहीं से रोड निकलता है आगे फेरी मेडोज का। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रायकोट पे पहुंचेंगे तो उसके बाद जो KKH है, इससे आगे जो रोड बनाया हुआ है ये चाइना ने ये रोड बनाया है, और इससे आगे का जो रोड है बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। मतलब पहाड़ी इलाके में इतना अच्छा रोड मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, बहुत अच्छा रोड है ये। इसमें अगर आप देखें तो प्रॉपर सेफ्टी के लिए इन्होंने राइट साइड पे भी ये लोहे की प्लेट्स वगैरह लगाई हुई हैं, फिर उन्होंने प्रॉपर नालियाँ वगैरह बनाई हैं, दीवारें वगैरह बनाई हैं। लेकिन अब ये रोड FWO के अंडर चला गया है, लिहाजा FWO इतनी ज़्यादा इस रोड की केयर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये रोड काफ़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहा है। बहरहाल रोड काफ़ी अच्छा है, कोई भी गाड़ी आप इस रोड पर आराम से ड्राइव कर सकते हैं। रायकोट से थोड़ा ट्रैवल करके जो आगे सबसे बड़ा बाज़ार आता है उसको जगलोट कहते हैं, जो कि आज की हमारी डेस्टिनेशन है, क्योंकि आज रात को स्टे हमने जगलोट में ही करना है। ये आप देख सकते हैं ये जगलोट का बाज़ार है, ये भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है। अगर आपको रात होगी या आपकी स्पीड पीछे कम थी या किसी किस्म की आपको कंजक्शन मिली है तो आप यहाँ पे जगलोट में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होटल्स बने हुए हैं, लेकिन ये है कि हम जो अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे स्टे करवाते हैं उसका नाम है यूनाइटेड होटल। यूनाइटेड होटल में कह सकता हूँ कि जगलोट पूरे में या इस पूरे रीजन में इससे अच्छा होटल कोई नहीं है, क्योंकि इस होटल में एक तो आपको माहौल वगैरह भी अच्छा मिल जाता है, फिर दूसरा ये है कि यहाँ ये वाहिद होटल है कि जिसमें एसीज वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि इस जगह पे भी गर्मी होती है। अगर यहाँ पे AC वगैरह ना हो तो यहाँ पे नाइट स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी हम अपने क्लाइंट्स को भी इसलिए जगलोट लेके आए क्योंकि अगर हम हालांकि अस्तौर का रास्ता पीछे से निकल रहा था, थोड़ा पीछे रायकोट के साथ ही थोड़ा आगे जाके अस्तौर का रास्ता निकल रहा था, लेकिन अगर हम वहाँ से क्लाइंट्स को अस्तौर लेके जाते तो रास्ते में रात पड़ जाती और आगे नाइट ट्रैवलिंग इस रोड में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए नाइट को इस रोड पर ट्रैवल ना करें। हम आधा घंटा आगे आके जगलोट रुके हैं ताकि यह कि क्लाइंट्स की नाइट कंफर्टेबली स्पेंड हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। दुआओं में ख्याल याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।